नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रदेश का प्रश्न देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं। भोपाल में जिसका कभी सिक्का चलता था, आज उनका घर मलबे में तब्दील हो गया। मछली के कारोबार के कारण नाम पड़ा मछली परिवार, लेकिन मछली के कारोबार की आड़ में चल रहा था अवैध कारोबार। इनके काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया है, तो लोग हैरान हो गए हैं। भोपाल में मछली परिवार की करोड़ों रुपए की कोठी को जमींदोज कर दिया गया। मछली परिवार पर ड्रग तस्करी, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन मछली के धंधे से कैसे ये परिवार अवैध कारोबार की तरफ पहुंच गया, कैसे 5 दशक में मछली परिवार ने अरबों की संपत्ति जमा कर ली, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। भोपाल के कोकता नगर इलाके में सुबह से गहमा गहमी नजर आ रही थी, क्योंकि मछली परिवार की कोठी पर बुलडोजर एक्शन होने वाला था। 11 बजे के करीब प्रशासन ने मछली परिवार की 3 मंजिला आलीशान कोठी पर एक्शन शुरू किया। देखते ही देखते कोठी के आगे का हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी, लड़कियों के शोषण और हथियार तस्करी के आरोपों से जुड़े मछली परिवार के अवैध ठिकानों को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। ये 6वां ठिकाना है जिस पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ये 3 मंजिला आलीशान इमारत आप देखिए, जिसके 2 हिस्से को 2 मंजिले इमारत को लगभग गिरा दिया गया। करीब 3 से 4 बुलडोजर जो हैं वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही हैं। करोड़ों की अकूत संपत्ति मछली परिवार ने अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके खड़ा किया था। इसके पहले एक मदरसा, फार्म हाउस और रिसोर्ट को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया था, लेकिन ये मकान खाली रह गया था और ये 3 मंजिला मकान वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस बंगले का डर कभी इलाके के लोगों में था, वो देखते ही देखते 5.5 घंटे में मलबे का ढेर बन गया। आरोप है कि मछली परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर यहाँ घर बनाया था। मछली परिवार के घर को यहाँ जमींदोज किया जा रहा है। देखिए, घर जो है वो पूरा जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार 5 से 6 पोकलेन मशीनों की मदद से इस पूरे जगह को, इस पूरे घर को जमींदोज किया जा रहा था, जिसको अब जमींदोज कर दिया गया है। और अब यहाँ पर आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो घर था, करीब ये 25 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जिसे अब यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है। घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये कार्रवाई करीब सुबह 11 बजे से चल रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है और ऐसे में यहाँ पर ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कार्रवाई के बाद आसपास के लोगों ने वहां हंगामा कर दिया और पुलिस पर आरोप लगाए। ये देखिए, यहाँ पर पुलिस के बीच में और कुछ महिलाओं के बीच में कहासुनी जरूर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर उनके द्वारा इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि कार्रवाई जो है ये गलत हो रही है और इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। क्या है छोड़ गया मैम, इसलिए ये दिक्कत है कि लोगों ने सबके लिए अच्छा किया। इतना गलत नहीं जितना गलत प्रूफ किया जा रहा है। सबकी मदद कर रहे थे और आप पुलिस भी हमें धमका रही कि हमारे भी घर मछली परिवार के बंगले पर कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इससे पहले प्रशासन ने 150 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी जमींदोज की थी। जिस बंगले को प्रशासन ने जमींदोज किया है, उसकी कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले ही लगभग पूरा स्ट्रक्चर जमीन में आ गया है। सुबह 11 बजे से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और कुछ विरोध भी शुरू में हुआ था, कुछ एडवोकेट्स द्वारा या इनके हितैषी लोगों के द्वारा सभी को समझा दे के रवाना किया। कार्रवाई लगातार चली। अभी लगभग 3-3.5 घंटे में ये कंप्लीट हो गया है। इधर मछली परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट का रुख किया। दिनांक 6/8/2025 का इसमें हाईकोर्ट ने स्पेसिफाई, विशाल मिश्रा की बेंच थी,
वहाँ स्पेसिफाई हाई कोर्ट ने मेंशन किया है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई भी अथॉरिटी तोड़ नहीं सकती है। उसको तोड़ने का रीज़न देना पड़ेगा, उसको 15 दिन का समय देना पड़ेगा आपको नोटिस देकर, और हमारा पक्ष रखना होगा। जब हमको नोटिस नहीं मिला, उसके बाद जब पिछले बार इनने कार्रवाई करी थी, तब भी हम वहाँ SDM DM के यहाँ गए थे, वहाँ पक्ष रखने की कोशिश करी थी। चूँकि इनने हमको नोटिस नहीं दिया, इनने कार्रवाई मनमाने ढंग से कर रहे हैं, हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके अगेंस्ट, इनकी कार्रवाई के अगेंस्ट हम हाईकोर्ट जा चुके हैं, कंटेम्प्ट की कार्रवाई लगा रहे हैं, मेंशन में फाइल कर दिया हमने। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रशासन ने वैध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है। लीगली हमने कार्रवाई की, क्योंकि जब हाईकोर्ट तक यासीन मछली का परिवार पहुंचा था, उनका ये कहना था कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है। ये प्रशासन की तरफ से सभी कागज़ों और सारे नियमों को फॉलो करते हुए ये कार्रवाई की गई है और पर्याप्त यहाँ पे पुलिस मौजूद थी ताकि कानून व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से रहे। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वाले मछली परिवार ने 55 सालों में भोपाल में अपना साम्राज्य फैलाया। 1970 में शरीफ अहमद ने मछली का कारोबार शुरू किया। हथाई खेड़ा डैम में मछली पालन का ठेका मिला। 1980 में मछली परिवार ने नेताओं से मेलजोल बढ़ाया, पत्थर खदानों से अवैध खनन शुरू किया। 2000 में सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाई। नवदुर्गा गणेश उत्सव में चंदा देने लगे। 2005 में रायसेन रोड हथाई खेड़ा में जमीनें खरीदी। जमीनों पर इंजीनियरिंग फार्मेसी कॉलेज बनाए। 2011 में जमीनें खरीदकर कॉलोनी काटने लगे। खनन ट्रांसपोर्ट के कारोबार को आगे बढ़ाया। 2015 में मछली परिवार के सदस्य ड्रग तस्करी से जुड़े। कॉलेज पार्टियों में ड्रग सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन एक दिन मछली परिवार के काले कारोबार का भंडा फूट गया और उनके काले कारनामों का हश्र अब जनता के सामने है। कॉलेज छात्राओं से जुड़े रेप ब्लैकमेलिंग केस में शाहवर मछली और उसके भतीजे यासीन मछली पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि फरार शारिक मछली की तलाश जारी है। भोपाल से NDTV के लिए आकाश द्विवेदी और निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली, अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, परिचय करवा देती हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि पूर्व DG हैं मध्य प्रदेश से। ब्रिजेश पांडे जी जुड़ गए, जो कि प्रवक्ता है BJP से। अमित तावरे जी जुड़ गए, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। देशदीप सक्सेना जी जुड़ गए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ और इस चर्चा की शुरुआत करती हूँ ब्रिजेश जी से। ब्रिजेश जी, देखिए, मुख्यमंत्री बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी ड्रग तस्कर है उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल फिर भी ये उठता है कि कार्रवाई में इतनी देरी क्यों लग गई, और साथ ही साथ आखिर ये साम्राज्य कैसे इतना ज्यादा फल फूल गया। देखिए, बहुत स्पष्ट समाज के अंदर इस तरह के जो भी लोग हैं, जो भी ड्रग्स के कारोबार में सम्मिलित हैं, नशे के कारोबार में सम्मिलित है, अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में सम्मिलित है, उनके खिलाफ हमारे केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत स्पष्ट नीति थी। हम मध्य प्रदेश को के अंदर इस तरह की चीजों को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है और प्रदेश को मादक पदार्थ युक्त बनाने की दिशा में हमारी सरकार से मादक पदार्थ मुक्त प्रदेश बने, इन चीजों से, ड्रग्स वगैरह से, इसमें लगातार संकल्प है। जो FIR हुई है 2014 से 2024 के बीच में, आपने खुद अपनी विस्तृत रिपोर्ट में बड़ी बारीकी से इन बातों का अध्ययन करके बताया है। हम समझते हैं कि ड्रग्स को लेकर के एक जो नई जनरेशन के लोग हैं उनके अंदर भी एक बातें फैली और ऐसे लोगों से ड्रग्स उन्होंने लेना शुरू किया, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों, चाहे यूनिवर्सिटीज के बच्चे हों, और इन लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों के बच्चों को अपना टारगेट बनाए। ये इस तरह की घटना समाज के न सिर्फ वातावरण को कलुषित करती है बल्कि पूरे समाज को गलत संदेश देती है। अब आप समझिए कि करीब इससे जो प्रदेश, चाहे NCORD की रिपोर्ट हो, चाहे अन्य राज्यों की रिपोर्ट हो, अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट, इस चीज को लेकर के सरकार ने लगातार संवेदनशीलता बरती और MD ड्रग्स ने तो विशेष तौर से ऐसे लोगों के लिए जो हुक्का अभियान से जुड़े थे और इस तरह के कारोबार में जुड़े थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। सजा का प्रावधान भी बढ़ा दिया है और उसमें अब 10 साल से लेकर 15 साल की कठोर सजा होती है BNS की धाराओं। हम समझते हैं कि यह एक अच्छी अनुकरणीय पहल है और इस तरह की पहल से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर लोगों में चैतन्यता आ रही है और जो लोग इस चीजों से जुड़े हुए थे वो लोग भी डर रहे हैं। एविडेंस आ रहा है लोगों के अंदर, और जो छात्र छात्राएं इन लोगों के माध्यम से ड्रग्स के कारोबार में जुड़ रहे थे या उनसे ले रहे थे ड्रग्स जैसी चीजों को, उन सब में रोक।
तो चलिए इसी पहल को लेकर मैं तावरे जी से यहाँ पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। तावरे जी, देखिए ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर मछली को दाना किसने डाला कि मछली महल तक पहुंच गई। देखिए, बात दरअसल ऋतु ये है कि ये सारी बातें स्पष्ट हैं। जिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और जो एक और आरोपी अभी फरार है, ये पूरा भोपाल की आवाम जानती है कि बड़े बड़े फ्लैक्स लगते थे, पेपरों में ऐड आते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके घर जाते थे, वो उनको शॉल उड़ाते थे और तमाम तरीके की सारे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। तो ये इतना साफ मामला है कि जिस तरीके से सारी चीजें स्पष्ट होती हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य बगैर किसी राजनीतिक सत्ता के प्रयोग के बिना तो नहीं हो सकता। और लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सुन रहे थे इस मामले में मुख्यमंत्री जी को, तमाम विधायकों को, मंत्रियों को कि चाहे मछली हो या मगरमच्छ, सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं प्रशासन की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कार्रवाई करी है, लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है तो इनके जो राजनीतिक आका थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। आज भोपाल हमारा जो है ये स्टूडेंट हब बना है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है भारतीय जनता पार्टी के पिछले 20 साल के कार्यकाल में यदि छात्रों को रोजगार मिले ना मिले, उनको खाने की व्यवस्था सही मिले ना मिले, लेकिन तमाम ऐसी जगह हैं जहां पे ऐसे ऐसे ड्रग्स जिनके आपको और हमको नाम तक नहीं पता, वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा है भाई? इंटेलिजेंस के पास तो सारी खबरें होती हैं। वो ये आरोपी तो लगातार घूमते रहते थे, तमाम सोशल मीडिया पे रील्स बनाते थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ नेताओं के साथ इनकी फोटो वायरल होती थी। चलिए, फोटो वायरल होती थी, इस पर मैं जवाब बाद में लूंगी ब्रिजेश जी से। फिलहाल मैं यहाँ पर शैलेंद्र सर के पास जाना चाहूंगी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। शैलेंद्र सर, सवाल ये है कि मछली परिवार जो कि मछली से इसने कारोबार शुरू किया, उसके बाद अवैध कारोबार की तरफ बढ़ गया और एक लंबे समय का साम्राज्य रहा। चाहे आप लव जिहाद की बात कर ले, यौन शोषण की बात कर ले, ड्रग सिंडिकेट की बात कर ले, कई बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या कोई राजनीतिक रसूख इनका था, राजनीतिक संरक्षण था, जिसकी वजह से इन्हें कार्रवाई का डर ही नहीं था? अपराधी कोई भी हो, उसका किसी पार्टी से, किसी धर्म से लेना देना नहीं होता है। ना कोई पार्टी, ना कोई धर्म किसी को अपराध करना सिखाती है। मध्य प्रदेश में हमेशा कानून का राज रहा है, आज भी कानून का राज है, पहले भी रहा था। अपराधी फायदा लेता है, अपनी फोटो खिंचवाएगा समाज में लोकल लोगों पे इंप्रेशन बनाने के लिए। जहाँ तक ड्रग की बात है, ड्रग बहुत ही ल्यूक्रेटिव धंधा है और आपको मालूम होगा मंदसौर तो अब नीमच और मंदसौर में डिवाइड हो गया है, नहीं तो हिंदुस्तान में केवल 3 ही जिलों में, रतलाम का थोड़ा पार्ट जरूर था, मंदसौर, कोटा और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, कोटा राजस्थान में 3 जगह अफीम की खेती होती है, बाकी जगह नहीं होती है। और अफीम जहाँ पे लोकल सोर्स होता है, अफीम या अफीम के सब्स्टिट्यूट्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो भी उसके हैं, डेरिवेटिव्स, तो वो लोकल एरिया में तो 10,000 20,000 रुपये किलो मिलते हैं। जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाते हैं तो वही चीज़ 20 लाख की हो जाती है, और जब बाहर क्रॉस करते हैं, हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं, वो करोड़ 2 करोड़ की हो जाती है। इसलिए इसमें क्योंकि बहुत ही ल्यूक्रेटिव धंधा है ये, आतंकवादियों के लिए खास तौर से, जो विदेशी ताकतें हैं उनको खास तौर से, और उनका जो आय का स्रोत होता है आतंकवादियों का, आप उस पर जाइए इंटरनेशनल एजेंसीज के, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज तो अब मुंबई में खत्म हो गई है क्योंकि दाऊद का नामो निशान खत्म कर दिया गया है, नहीं तो पहले डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होती थी, फिर उसके बाद फोर्स्ड इंडियन करेंसी होती थी, क्रिकेट का सट्टा होता था। ये मुख्य इनके आय के स्रोत होते थे। जैसे हम बजट बनाते हैं सरकार का, वैसा उनका बजट बनता था और उसका पैसा वो जिहाद में जम्मू कश्मीर में खर्च करते थे, हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए खर्च करते थे। हिंदुस्तान क्योंकि बहुत बड़ी इंटरनेशनल पावर हो रही है, उसको डिस्टर्ब करना चाहते थे। ये सबके तार विदेशों से जुड़े होते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के। कोई पैदल चलने वाला होता है, फिर कोई साइकिल पे चलता है, कोई स्कूटर चलता है, कोई कार पे चलता है, फिर ट्रेन में, फिर हवाई जहाज में, और पूरे शिप ले जाते हैं।
तो ये इसका एक पार्ट होता है, पूरा या कहना चाहिए इसका रोड मैप होता है। ये मछली हो या कोई भी हो, मध्य प्रदेश में जब भी इतिहास गवाह है, जब भी कोई भी घटना सामने आई है उसको छोड़ा नहीं गया है। मध्य प्रदेश में कोई भी अपराधी खुलेआम नहीं घूमता है। ठीक है, कुछ लोग फायदा लेते हैं राजनीति या पॉलिटिक्स में कि जो पावर में आया उसके साथ हो गए। मैं तो ऐसे गुंडों को जानता हूं कि जब जो मंत्री पावर में रहा उसके साथ जाते थे, माला पहनाते थे, बुके देते थे, फोटो खिंचवाते थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। मध्य प्रदेश सरकार हमेशा गुड गवर्नेंस के लिए काम करती है। इंटेलिजेंस विंग, पुलिस हमेशा गुड गवर्नेंस के लिए काम करती है। जरूर जब चीजें नहीं सामने आती हैं तब तक नहीं होता है। आज आप बता दीजिए कोई भी एक केस जो सामने हो, रेप का, मर्डर का, कोई भी आरोपी मध्य प्रदेश में खुलेआम घूमता हो, जहां चौराहे पे खड़ा हो कि प्रतिबंधित क्षेत्र और वहां पे खड़े होकर सोशल मीडिया में फोटो डाल ले। पुरानी छोड़िए, ये तो सब फायदा उठाते हैं, करते तो चलिए कार्रवाई तो यहाँ पर हो रही है। अब देशदीप सर के पास मैं जाना चाहूंगी। सर देखिए, राजधानी भोपाल में ड्रग सिंडिकेट का इतना बड़ा कारोबार चल रहा था और भी अवैध कारोबार चल रहे थे। अब सवाल ये भी उठता है कि राजधानी भोपाल जहां पर मंत्री बैठते हैं, अफसर बैठते हैं, उसके बावजूद आखिर इतना लंबा वक्त की अवैध कारोबार चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लग पाई। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, आपके इस प्रश्न में बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर मैं उत्तर देना शुरू करूं तो बहुत लंबा उत्तर होगा। इतना सीरियस मामला है, आप इसको एक स्टैंड अलोन मामला नहीं मानता मैं। देखिए, आप अभी लगभग 1 साल पहले हमने देखा था कि भोपाल में एक बहुत बड़ा एमडी ड्रग्स की एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें बताया गया था कि करीब 1800 करोड़ रुपए, 1900 करोड़ रुपए का ड्रग्स और उसका कच्चा माल मिला था, मतलब केमिकल्स मिले थे। अभी 2 दिन पहले भोपाल के एक और आउटस्कर्ट्स पे हमने देखा कि एक फैक्ट्री इसके पहले शुरू हो पाती, फुल फ्लेजेड काम शुरू कर पाती, उसका भंडाफोड़ किया गया। तो क्या कारण है कि भोपाल में इन लोगों को लग रहा है, ड्रग डीलर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को या एक पूरे सिंडिकेट को, कि भोपाल में ही क्यों ये ड्रग की फैक्ट्रीज बनाना चाह रहे हैं? और जो 1 साल पहले जो पकड़ा गया था ड्रग की फैक्ट्री बगरोदा नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके तो लोग अभी लापता हैं। जो उसके जो किंग पिन हैं, जो एक्यूज्ड एंड मेन एक्यूज्ड, वो अभी लापता हैं। एक चीज़। दूसरा, ये जो मछली वाला मामला है, इसमें आपने अभी जब अपनी स्टोरी दिखा रहे थे तो एक बहुत अच्छी टाइमलाइन बताई आपने कि कैसे 1970-80 से लेके 2025 तक ये जो परिवार है, मछली परिवार, ये इसकी तीसरी पीढ़ी है। माइंड इट, ये इसकी तीसरी पीढ़ी है जो मछली के कारोबार में थी। और मुझे लगता है कि दूसरी और तीसरी पीढ़ी ने इसको डाइवर्सिफाई किया विद द हेल्प ऑफ, सब जानते हैं कि इसमें अगर सरकार के जो बाकी विंग्स हैं, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन हो या नेता लोग हैं, ये अकेला कोई फल फूल नहीं सकता कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, इतना बड़ा कारोबार कर लिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो इस चीज़, और ये इसके बारे में भी बताते हैं कि ये व्यक्ति भी एमडी ड्रग्स में डील करता था। क्या ये पेडलर था? ये कहाँ कहाँ सप्लाई करता था? कितने कॉलेजेस में सप्लाई हुई? कितने बच्चों को? इसने ऐसा बताया जाता है। मैं भी किसी एक बहुत ही सीनियर पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था कल, तो वो बता रहे थे कि अगर आप ये वाला ड्रग 2 बार लोगे तो तीसरी बार में आप एडिक्ट बन जाओगे, तो ज़्यादा लंबी दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये सिंथेटिक ड्रग हैं, बहुत खतरनाक ड्रग हैं। अभी हमारे मित्र श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि कैसे मध्य प्रदेश में वैसे भी एक इतिहास है, मंदसौर, नीमच, रतलाम जो बेल्ट है जो राजस्थान की तरफ जाती है, वहाँ अफीम की खेती होती है, लेकिन वहाँ पे अफीम और उसके डेरिवेटिव्स की मतलब वहाँ अफीम होती थी और उसके बाद इलीगली उसके डेरिवेटिव्स बनाते थे, जिसमें हेरोइन मेन थी। लेकिन ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये केमिकल्स से बनते हैं। तो एक क्या कारण है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग डीलर्स को या उनके सिंडिकेट को इतना ल्यूक्रेटिव लग रहा है बिजनेस कि वो यहाँ पे फैक्ट्रीज बना रहे हैं? क्या सिर्फ मछली एक ऐसा व्यक्ति है जो पेडलर है, जो जैसे आपने अपनी स्टोरी में बताया कि वो सप्लाई कर रहा था? क्या वो एक अकेला व्यक्ति है कि और बहुत सारी मछलियां हैं तालाब में जिनको पकड़ने की जरूरत है?
ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कितने कॉलेजेस में था, ये सब जांच के विषय हैं ये सारे। इसी का जवाब मैं ब्रिजेश सर से ले लेती हूँ। ब्रिजेश जी, देखिए मुख्यमंत्री ने 13 अगस्त को ये बयान भी दिया कि जो भी ड्रग तस्कर है उनको बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कार्रवाई भी देखने को मिल रही है और अमित तावड़े जी भी इसकी तारीफ कर रहे थे कि जो कार्रवाई की जा रही है उसकी वो तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल ये भी खड़ा किया, शायद वो राजनीतिक संरक्षण की तरफ इशारा कर रहे थे, उसका क्या? ये बहुत स्पष्ट है। अमित तावड़े जी जब इस पंक्ति को कहते हैं और तारीफ करते हैं तो उनको इस चीज को भी कहना चाहिए कि अपराध और अपराधी। बहुत अच्छी बात श्रीवास्तव जी ने किया आज की इस पैनल की चर्चा। अपराध या अपराधी कोई भी हो, उसका न कभी कोई धर्म हुआ है न कभी रहेगा। अगर तावड़े जी कहते हैं तो मेरे पास तो वो भी साक्ष्य है कि ये वही अपराधी है जिनकी फोटो पीसी शर्मा जी से लेकर के आरिफ मसूद जी के तक है, जिसके घर कांच के बने होते हो दूसरे घर में पत्थर नहीं थे। मैं श्रीवास्तव जी के तर्क को पूरी तरह से मानने चाहता हूँ। दूसरी बात, इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की प्रशासन और मध्य प्रदेश के तंत्र ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, ये महत्वपूर्ण विषय है। जरा आंकड़े उठा करके देखना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने चाहे वो समुद्र के मार्ग से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, ऐसा अभी देशदीप जी भी कह रहे थे या माननीय श्रीवास्तव जी कह रहे थे, या जिस माध्यम से हो, माने जल मार्ग से हो, वायु मार्ग से हो या थल मार्ग से, किसी मार्ग से हो, हमने सम्यक कड़ी कार्रवाई किया है। समुद्र मार्ग से जो है 2024 में हम सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने 4134 किलोग्राम की इस तरह के ड्रग्स को जब्ती किया। दूसरी बात यह है कि 2021 में 64,164 किलोग्राम का ड्रग्स जो है पकड़ा गया। इसके साथ साथ अफीम, कैनबिस, कोकीन जैसे मादक पदार्थ और एमडी, जिसको लेके एमडी ड्रग्स जैसी बातें जो अभी देशदीप जी भी कह रहे थे, इन पे भी सरकार ने कड़ी कार्रवाई किया है और जो पकड़े गए हैं उनको छोड़ा नहीं, उनकी जमानत नहीं हुई। मैं समझ रहा हूं कि सरकार किसी की भी हो, किसी भी दल की सरकार हो, बीच में कमलनाथ जी की भी सरकार आई थी, हर सरकार का पहला कर्तव्य ये होता है कि इस तरह समाज के अंदर जो समाज की युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों का आदी बनाए, ड्रग्स जैसी चीजों के मादक पदार्थों का आदी बनाए, उसके पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसको राजनीतिक चश्मे से कभी नहीं देखना। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी, अमित जी के पास देखिए दिनकर ने कहा है, पूरी कर लो 10 सेकंड। दिनकर जी ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल त्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसमें तटस्थता की भूमिका की आवश्यकता नहीं, प्रेरक और तन्मयता के साथ सक्रिय भूमिका की आवश्यकता, और मध्य प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, मोहन यादव जी की सरकार। तो चलिए सरकार काम कर रही है। अब अमित जी के पास मैं जाना चाहूंगी। अमित जी, आपका जो सवाल था उसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा। देखिए, जवाब जो मिला है वो आधा अधूरा है। हो सकता है इस पैनल में मेरी बात से कुछ लोग असंतुष्ट हों, लेकिन मैं फिर भी अभी अपनी उसी बात पर कायम हूं कि ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। ये कहना कि कोई पार्टी का लेना देना नहीं है, अरे भाई उसके परिवार का जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग का भोपाल जिले का अध्यक्ष था। ये तो तमाम सब। और आज जब बिल्डिंग मीडियामेट हो रही थी तो आपने रितु जी देखा होगा कि एक राजेश तिवारी नाम का व्यक्ति हाथ में भारत माता का झंडा लेकर दुपट्टे डालकर उनका आदमी बन गया। ये अपराधी है, ये तात्कालिक लाभ लेने के लिए, ये सब तात्कालिक लाभ लेने के लिए। ब्रिजेश जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अमित जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से। इनका माइक बंद करिए। दूसरी बात यह है कि आज जब ये कार्रवाई हो रही थी, आप देखिए कि हाथ में भारत का झंडा लेकर एक राजेश तिवारी नाम का व्यक्ति गया था और वो बोल रहा था मेरे लिए आज जीवन का सबसे बड़ा दिन है। उसके साथ इन्होंने एक मंत्री के इशारे पर थाने के अंदर घुस के पिटाई करी थी। उसका वर्जन भी चला है, मैं नाम बता रहा हूं आपको, राजेश तिवारी नाम का व्यक्ति। तो क्यों थाने में कार्रवाई नहीं हुई थी? आप उनका वर्जन सुनिए। तो ये कहना कि कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं होता, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस परिवार के सदस्य ने वीडियो जारी करके कहा था कि मेरा परिवार 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी का से जुड़ा हुआ है, जनसंघ के जमाने से, और ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, उसका शिकार हम लोग हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम अन्याय करेंगे यदि हम दोनों पक्षों को ना देखें। भारतीय जनता पार्टी की 160 से ज्यादा
सीटें हैं, जनता ने बहुत विश्वास करा है, लेकिन ऐसे अपराधियों पर यदि अपना संरक्षण देंगे तो निश्चित तौर पर ये अच्छी बात आपके पास नहीं दोबारा है। लौटूंगी। मैं देशदीप सर के पास जाना चाहूंगी। देशदीप सर, देखिए ब्रिजेश जी और अमित जी की बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टी से है, जाहिर सी बात है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन आप क्या मानते हैं क्या वाकई राजनीतिक संरक्षण इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह होती है? क्योंकि देखिए मछली परिवार की बात की जाए, जैसा कि आप रिपोर्ट भी देख रहे थे, 55 साल का साम्राज्य कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमलाइन बताई थी, और उस टाइमलाइन में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई थी आपने कि एक, कैसे वो परिवार बिजनेस से सामाजिक काम में आया, फिर सामाजिक काम से धार्मिक काम में आया, गणेश और दुर्गा में शामिल हुआ, और फिर कैसे वो राजनीति में गया। ये तो देखिए कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि कोई इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा गैर कानूनी काम, सरकारी जमीन पे इतने बड़े बड़े, ये उसका पहला मकान नहीं टूटा, इसके पहले सरकार ऑलरेडी एक आनंद नगर में डिमोलिश कर चुकी है। तो क्या ये संभव है कि कोई मछली अकेला अपने ऑन हिज ओन, क्या वो मतलब इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा खड़ा कर सकता है? उसको निश्चित रूप से किसी ना किसी की बैकिंग तो होगी। बिल्कुल। और वो बैकिंग जो सिस्टम है, उस सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्हीं से बैकिंग हो सकती है। वो फिर वो कोई भी हो सकते हैं, वो प्रशासन के लोग हो सकते हैं, वो पुलिस के लोग हो सकते हैं, वो राजनीति के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं फिर, लेकिन बिना किसी बैकिंग के कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। चलिए, वक्त थोड़ा सा कम है, शैलेश सर के पास में जाना चाहूंगी। शैलेश सर, आपसे भी इसी पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। जी, मैं देशदीप जी जो कह रहे हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने भी इनके साथ काम किया है और ये एकदम सही चीज़ कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँ दो चीज़ें, एक तो ये जो सिंथेटिक ड्रग्स है, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि ये तो कहीं भी बन सकता है। तो इसमें समाज को बहुत आगे आना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन को तो, सरकार को रहना ही पड़ेगा, समाज को भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी इतना बड़ा 70 साल में बना है, ये अपराधी है, नए नए हथकंडे अपनाते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं, और जो भी पावर में होता है उसको किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके ऐसे कार्यों में लग जाते हैं कि मान लीजिए कल को अगर हम कोई रेलवे स्टेशन में पानी पिलाने का काम शुरू करें गर्मी के दिनों में, तो ये सबसे आगे आके हमारे साथ में रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में पानी पिलाने लगेंगे। ये बहुत ही चालाक, चतुर, चंट लोग होते हैं, और ये लोग सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, अपने अच्छे काम दिखा के और बुरे काम को कवर करते हैं। बट अगेन, लास्ट वर्ड फ्रॉम माय साइड, मध्य प्रदेश में कानून का राज है। कभी भी किसी भी लेवल पे सरकार ने, सरकार मतलब बल्लभ भवन, सरकार मतलब मुख्यमंत्री, किसी, मैंने 7-8 मुख्यमंत्री के साथ काम किया हुआ है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि इस अपराधी को छोड़ दो, इस पर आंख बंद कर लो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी यही बयान दिया था कि जो ड्रग तस्कर है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।